दोस्तों, आज हम आपके सामने सर्वनाम की वीडियो लेके आए हैं जो एक क्या बोलते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वनाम में ही अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हम आज आपको लेसन के पूरे बारे में बताएंगे विधिवत, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और जब प्रश्न उत्तर की बारी आए तो आप अच्छे से कर लें। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। हम आपके लिए रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो हमारा वीडियो आप सबसे पहले देखें तो बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए आपका समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम है क्या? सर्वनाम वो होता है जैसे संज्ञा के स्थान पे हम प्रयोग करते हैं। कैसे? अब आप कहेंगे संज्ञा के स्थान पर कैसे? मान लीजिए हमने कहा राम घर जाता है, तो राम क्या है? संज्ञा। नाम का बोध कराते हैं जो, उसी को तो संज्ञा कहते हैं। तो राम जो है क्या हो गया? संज्ञा। तो राम घर जाता है, राम पढ़ाई करता है, राम खाना खाता है। तो हर जगह अगर हम राम राम का प्रयोग करते हैं हर वाक्य में, तो ये वाक्य उतना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। तो जैसे हमने एक बार कर लिया कि राम घर जाता है, वह घर पर पढ़ाई करता है, रात में वह खाना खाता है, वह का मतलब राम से हो जाता है। ठीक। या मैं अगर अपने आप के लिए करूं तो अगर ऐसे कहूं कि मेरा नाम जो भी है उससे मैं पढ़ाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो मैं शब्द जो लगता है, मतलब नाम की जगह मैं लगा दीजिए, वह लगा दीजिए, हम लगा दीजिए, ये जो शब्द स्थान संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वही कहलाते हैं सर्वनाम। चलिए, आप यहाँ तक समझ गए होंगे, तो हम आगे के पेज पे चलते हैं जहाँ पे आपका दिया गया है सर्वनाम की परिभाषा। तो आपको सर्वनाम की परिभाषा दिख रही है, तो देखिए सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा के नाम पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संज्ञा के नाम पर या स्थान पर, यहाँ नाम पर कर लीजिए या स्थान पर, कुछ भी लिख सकते हैं आप या प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, मैं, तुम, हम, वे, आप आदि, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। हमने आपको बताया ना, हर जगह संज्ञा मान लीजिए राम है, राम घर जाता है, राम पढ़ाई करता है, तो हर जगह राम राम करके आप वाक्य बनाइएगा तो अच्छा नहीं लगता है। एक जगह आपने इस्तेमाल कर लिया कि राम घर जाता है, वह पढ़ाई कर, तो वह क्या हो जाएगा? वह भी जो है संज्ञा के लिए ही प्रयुक्त होगा, लेकिन वह जो होता है वो सर्वनाम हो जाता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है। तो देखिए, जो संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के नाम पर प्रयोग हो उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको क्या दिया हुआ है? संज्ञा के भेद। थोड़ा वो बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। चलिए, अब संज्ञा के भेद देखिए, संज्ञा के नहीं, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं, तो सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, ये भेद जल्दी याद नहीं होते हैं, लेकिन आप मेरे साथ पढ़िए। आपको 1-2 बार आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 के नाम मैं फिर से पुनः रिपीट कर रही हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, तो आप मेरे साथ साथ पढ़िए तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। फिर से पढ़ती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम,
निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम के अब भेदों के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इनके 6 भेद आपको याद हो गए होंगे। तो अब चलते हैं, पहला कौन सा सर्वनाम के भेद में है, तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए हम पुरुषवाचक सर्वनाम पे चलते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम होते क्या हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं जहाँ पे जो है बोलने वाला, सुनने वाला जो वक्ता होता है वो जो बोलता है और उसका जैसे होता है, जैसे मैं, तुम, आप, वह, इस तरह के होते हैं ना। तो जो इस तरह के का प्रयोग किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, वो होते हैं सर्वनाम। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से सुनिए पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे में देखिए, जैसे में हमने उदाहरण भी आपके लिए रखा है। जैसे है पहला उदाहरण, राकेश ने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ कलरफुल आपको दिख रहा होगा मैं, तो मैं क्या है, कहने वाला है, मतलब मैं का मतलब खुद के लिए जो होता है। ठीक। दूसरा ऑप्शन देखिए, कुसुम ने सुमन से पूछा तुम मतलब देखिए हम दूसरे को बोल रहे हैं, उंगली मतलब दूसरा कोई और है तो उसे कह रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो। तो तुम क्या हो गया, सुनने वाला हो गया, वो मेरी बात को सुन रहा है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मेरी बातों को सुन रहा है तो सुनने वाला हो गया। वह सब नहीं खेलेंगे, वह सब, देखिए इसमें कई लोग हैं और ये मतलब हम दूसरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ अन्य के लिए वो हो रहा है, अपने लिए खुद के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर से समझिए। देखिए बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए राकेश ने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, राकेश खुद के लिए कह रहा है, तो यहाँ मैं क्या हो गया, कहने वाला है खुद को। ठीक है। कुसुम ने सुमन से पूछा तुम कहाँ जा रही हो, तुम मतलब वो दूसरे के लिए प्रयोग हो रहा है, वो हमारी बातों को सुन रहा, राकेश जो है कुसुम से कह रहा है तो कुसुम उनकी बातों को सुन रही है। और वह सब नहीं खेलेंगे, वह सब देखिए ये दूसरे के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वह सब में बहुत लोग आते हैं तो ये अन्य पुरुष हो जाएंगे, सॉरी ये जो होता है ये अन्य के लिए कहा जाता है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पढ़े हम। चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे, थोड़ा बड़ा, हाँ हो गया। चलिए अब देखिए, अभी हमने पुरुषवाचक की परिभाषा पढ़ी, ये सर्वनाम के भेद हैं और सर्वनाम के पहला भेद था पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। देखिए पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं, 3। पहला उत्तम पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। ठीक, लेकिन हम प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों के लिए बात करने वाला अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरे, हम, हमारे आदि। अब देखिए आप यहाँ उत्तम पुरुष में नहीं समझ पाए हैं। देखिए जब हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक का आपको उदाहरण पढ़ी थी कि राकेश ने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मतलब खुद के लिए जो प्रयोग होता है, तो
तो मैं मतलब अपने लिए जहाँ पर प्रयोग होगा, मैं, मेरा, हम, हमारे, मतलब खुद के लिए जो प्रयोग होगा वहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में देखिए हमने पीछे एक उदाहरण दिया था कि कुसुम ने सुमन से पूछा। कुसुम ने किससे पूछा था दोस्तों? सुमन से। क्या पूछा था? तुम कहाँ जा रही हो? तो वो सुनने वाला। तो देखिए जिस पुरुष के शब्दों का प्रयोग बात करने वाला बात सुनने वालों के लिए करता है, मतलब मैं कहूँ और दूसरा कोई सुने, वहाँ पे हो जाता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में दो लोग होते हैं, ठीक, तभी ये बात बनती है। तो इन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। देखिए मध्यम पुरुष में हमेशा दो लोग होते हैं, एक लोग बात को कहता है और दूसरा जो है उसको सुनता है। और उत्तम पुरुष में जो होता है खुद अपने लिए ही कहा जाता है। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए तुम, तू, तुमको, तुम्हें, आप, आपको आदि, ठीक। अन्य पुरुष में एक आदमी कहेगा लेकिन वो सबके लिए कहेगा, मतलब दो नहीं होंगे, इसमें दो से ज़्यादा होंगे और वो ज़्यादा के लिए ही कहा जाएगा। इसको कहते हैं अन्य पुरुष। चलिए परिभाषा देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। जिस प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के विषय में बात को की जाती है उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, उसे, वे, उन्हें। देखिए वह सब खेल रहे हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया था पुरुषवाचक में ही। तो वह मतलब बहुत ढेर सारे के लिए होता है। उसे मैंने कह दिया, उसे हमने बहुत पीटा। उसे मतलब कई लोग हो गए, कईयों को हमने मारा होगा। वे जा रहे थे, वे में एक लोग नहीं होते, दोनों, वे में बहुत सारे लोग हो जाएंगे वे। तो इस तरह के जो उदाहरण होते हैं वो अन्य पुरुष में होते हैं। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में सिर्फ अपने लिए कहा जाए, ठीक। मध्यम पुरुष में दो लोग होते हैं, एक कहता और एक सुनता है। तो दो लोगों के बीच में जब बात तो मध्यम पुरुष हो जाता है। और अन्य पुरुष में क्या होता है? जहाँ दो से ज़्यादा लोगों के बारे में कहा जाए वहाँ पे अन्य पुरुष हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सर्वनाम का पहला जो भेद था वो पुरुषवाचक था। दूसरे भेद पे चलते हैं। सर्वनाम के 6 भेद आपने पढ़े, 6 भेदों के नाम आपको याद हो गए होंगे। तो अब चलते हैं दूसरे सर्वनाम पे। तो दूसरा कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। देखिए ये निजवाचक सर्वनाम में बहुत लोग उलझ जाते हैं, ठीक। आपको उलझना नहीं है, समझना है। आप अगर समझ गए इसे तो आप किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए आप सॉल्व कर देंगे उन्हें। निज का अर्थ होता है स्वयं। देखिए निज का मतलब खुद के लिए जो प्रयोग हो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी भी पुरुष में स्वयं के लिए कहा जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहाँ पे उन्हें लिखा हुआ है, फिर से मैं पढ़ देती हूँ। निज का अर्थ होता है स्वयं, मतलब खुद के लिए। जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी भी पुरुष में स्वयं के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए खुद के लिए जहाँ प्रयोग हो, अपने के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने के लिए हो। यह निबंध मधु ने स्वयं लिखा। देखिए स्वयं मतलब वो खुद लिख रही है, दूसरे से नहीं लिखवा रही है। मतलब जहाँ अपने लिए प्रयोग हो वहाँ हो जाएगा क्या? निजवाचक सर्वनाम, ठीक। आप लोगों ने उदाहरण बहुत अच्छे से पकड़ा। तुम्हें अपना काम स्वयं करना होगा, मतलब तुम्हें, देखिए कोई कह रहा है तुम्हें, अपना मतलब मेरे लिए, स्वयं मतलब खुद के लिए करना होगा। तो यहाँ पे जब हम खुद के लिए जो प्रयोग होता है वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। वह खुद इस पुस्तक को पढ़ेगा। देखिए स्वयं उस काम को करेगा, दूसरा कोई नहीं करके दे सकता है। वहाँ पे क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा हमने पढ़ लिया, अब तीसरे भेद पे चलते हैं। तीसरा भेद क्या है? तीसरा भेद है निश्चय सर्वनाम। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं?
वह जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की तरफ निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे इत्यादि। अब आप कहेंगे मैम कि निजवाचक और निश्चयवाचक में अंतर क्या है। देखिए, निजवाचक जो सर्वनाम होता है वो मतलब खुद के लिए होता है, और निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है वह एक निश्चित वस्तु के लिए हो या निश्चित व्यक्ति के लिए हो, मतलब एक निश्चित की तरफ इशारा करे, हाँ निश्चय ये चीज़ है ही, ठीक, तो वो हो जाता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या है, देखिए यह हमारी गाय है, तो यह क्या है, यह निश्चय है ना कि हमारी गाय है। वह तुम्हारा भाई है, तो वह क्या है, वह जो है तुम्हारा, वह तुम्हारा ही भाई है, ये निश्चय है कि वह तुम्हारा ही भाई है। ये यहाँ लिख रहे हैं, अब देखिए ये यहाँ लिख रहे हैं तो ये निश्चय है कि यहाँ पे ये लिख रहे हैं वे सब खेल रहे हैं, तो वे मतलब बहुत ढेर सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं और वो लिख रहे हैं, तो एक निश्चित रूप में वहाँ पे बैठ के लिख रहे हैं। तो जहाँ निश्चय मतलब वो काम हो रहा है और निश्चय रूप से हो रहा है, वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि ये यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, तो ये मतलब आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ, ये लेकिन पढ़ने का काम निश्चय रूप से हो रहा है ना, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आपको समझ में आ गया हो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह सर्वनाम के इस लेसन को बहुत अच्छी तरह समझ सकें। चलिए अब हम किस पे पढ़ेंगे। पहला हमने किसका भेद पढ़ा था, पुरुषवाचक का। दूसरा किसका पढ़ा हमने, निजवाचक का। तीसरा हमने किसका पढ़ा, निश्चयवाचक का। अब चौथा हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक के बारे में। तो अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि कोई निश्चित नहीं होती है। जैसे हमने कह दिया कि मेरे लिए कुछ चीनी लाओ, तो देखिए कुछ में कितना भी हो सकता है। आप 1 किलो भी ला सकते हो, 2 किलो भी ला सकते हो, 4 किलो भी ला सकते हो, जिसकी गिनती नहीं हो। अच्छा, कोई ये मेरा काम कर दो, कोई में तो किसी भी आदमी को मैं बोल सकती हूँ, आपको भी बोल सकती, कोई और को भी बोल सकती हूँ, कोई और को भी बोल सकती हूँ। तो जहाँ पे कोई निश्चित कार्य का बोध नहीं होता है वहाँ पे अनिश्चयवाचक हो जाता है। परिभाषा पढ़िए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी और वहीं। अब उदाहरण देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोई जोर से हंस रहा है, कोई जोर से हंस रहा है, तो अब कोई में कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है, आपके अगल बगल वाले भी हो सकते हैं, कोई जिसका कोई निश्चित नहीं है कि कौन कौन हंस रहा है। पानी में कुछ पड़ गया, अब देखो पानी में क्या पड़ गया, कंकड़ पड़ गया, मिट्टी पड़ गई, या कोई कीड़ा पड़ गया, कुछ भी पड़ गया, मतलब कुछ जिसका निश्चित है ही नहीं, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। देखिए, यह प्रश्न किसी ने हल नहीं किया है, तो देखिए किसी में मैं भी नहीं हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है जिससे ये प्रश्न हल नहीं हुआ है। आपकी देखिए उसके लिए क्या दिया गया है कि जो उपर्युक्त वाक्यों में जो रंगीन है ना, ये ब्लू कलर के दिए हुए हैं, ये जो क्या है, ये जो ब्लू कलर में दिए हुए हैं, ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे आप पकड़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने 4 पढ़ लिए, 5वें पे चलते हैं। 5वें पे क्या है, देखिए 5वां दिया क्या है, 5वें में दिया है संबंधवाचक। अब कहेंगे संबंधवाचक क्या होता है। संबंध में देखिए, अब हमारा और आपका कोई संबंध है ना, चाहे गुरु शिष्य का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे मैं बड़ी हूँ या कोई रिलेशन आप मेरे साथ जोड़ रहे हो, तो क्या है, ये एक तरह का संबंध है। तो इसी को कहते हैं। देखिए, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, मतलब संबंध रिश्ते होते हैं ना, जैसे कोई माँ बेटे का रिश्ता रखता है, कोई भाई बहन का रखता है, कोई चाचा चाची का रखता है, इसी तरह कोई भी संबंध हो आपस में, इन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे जिसे, जिसने, जिसकी, उसकी, जैसा वैसा,
आदि। अब देखिए आप वाक्य को पढ़िएगा तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए भैंस और लाठी का क्या हो रहा है, संबंध है ना। अब जैसे बोओगे वैसे काटोगे, तो जैसा आप बोओगे और काटोगे में संबंध है कि नहीं है। तो जहाँ पर एक दूसरे से संबंध हो वहाँ पे क्या हो जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। जहाँ चाह वहीं राह, मतलब चाह मतलब आपकी इच्छा और राह दोनों का संबंध हो रहा है नहीं, तो जहाँ चाह वहीं राह। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ हमने आपको कर दिया कि जहाँ हमें संबंधवाचक जो रंगीन है, जहाँ पे ब्लू कलर का है वो आपके संबंधवाचक। तो आप समझ गए होंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। अगला चलते हैं, हम 5 पढ़ लिया, अब ये लास्ट है सर्वनाम के भेद में। चलिए अब लास्ट क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिससे हम कोई क्वेश्चन करते हैं इंग्लिश में, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने पूछा ना कहाँ जा रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हैं। तो जहाँ पर क्या हो गया, किसको हो गया, किसने हो गया, कब हो गया, तो ये ऐसे शब्द जहाँ पे आते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। देखिए जैसे हमने आपको कहा ना, परिभाषा पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन सर्वनाम शब्दों को जो है, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने से बोध कराता है, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि। अब देखिए अब हम कहेंगे कि तुम कौन हो, तो कौन जब आ गया तो ये प्रश्न चिन्ह लग गया। ठीक, तो जैसे देखिए इस कमरे में कौन है, कोई भी हो सकता है, हमने प्रश्न पूछ दिया इस कमरे में कौन है। उसके संदूक में क्या है, अब उसके संदूक में क्या है ये बताना है। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो देखिए हम प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको समझा दिए हैं। अब सर्वनाम के 6 भेद के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा आपको सर्वनाम समझना है कि किन किन परिस्थितियों में सर्वनाम बदले जा सकते हैं, बदल जाते हैं। कुछ रूप है, देखिए मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम बताया था ना आपको। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो देखिए यहाँ पे उत्तम पुरुष में खुद के लिए मतलब स्वयं के लिए जो प्रयोग होता है, तो देखिए ये आपके कारक है। कारक के 8 भेद आपके दिए होंगे और इनकी विभक्ति चिन्ह। कारक एक अलग सा एक लेशन है जिसको मैं बाद में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगी। लेकिन जब ये सर्वनाम में प्रयोग होते हैं तो ये कैसे बदल जाते हैं। देखिए अगर ये सर्वनाम में है, एक वचन में है, खुद के लिए है तो मैं और मैंने, और जब ये बहुवचन में होगा तो हमने और हम में बहुत सारे हो जाएंगे और हमने में भी बहुत सारे, लेकिन प्रयोग खुद के लिए ही तो होगा। इसी तरह कर्म में मुझको, मुझे, तो और बहुवचन में क्या हो जाएगा, हमको, हमें, और कर्ण कारक में क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा या मुझसे, और हमारे द्वारा या हमसे, ऐसे प्रयोग होगा। संपादान में क्या हो जाएगा, मेरे लिए, मुझको, या हमको, हमें, हमारे लिए। तो देखिए ये उत्तम पुरुष का है। उत्तम पुरुष मतलब खुद के लिए जो प्रयोग हो रहा है। लेकिन कारक की जब 8 विभक्ति लगती है तो इसमें ये क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे आप संस्कृत में भी कभी पढ़ते होंगे तो आपको आता है ना यहाँ पे कि क्या बोलते हैं कि एक वचन और बहुवचन। वहाँ संस्कृत में तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों दे देते हैं, लेकिन हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो उन्हीं मतलब वाक्य के अनुसार ये वचन परिवर्तित होते हैं। तो देखिए संबंध में क्या हो जाएगा, मेरा, मेरे, मेरी, और वही क्या हो जाएगा बहुवचन में हो जाएगा हमारा, हमारे,
हमसे ये हो जाएगा। तो वहीं पे देखिए अधिकरण में क्या हो जाएगा, मुझसे, मुझे, हमें और हमको। देखिए संबोधन आपका नहीं दिया हुआ है, इसमें 7 आपके कारक की विभक्ति दे दी गई है, लेकिन एक और होता है जिसको हम कहते हैं संबोधन। ठीक, तो अब चलते हैं अगले में देखेंगे कि यहाँ पे हमने उत्तम पुरुष पढ़ा। अब आगे में देखेंगे कि मध्यम पुरुष में कैसे बदलते हैं। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और इसी में से लगभग आपके एग्जाम के में पूछे जाते हैं। तो देखिए अब पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है मध्यम पुरुष में कैसे पूछे जाते हैं। तो आपने वहाँ उत्तम पुरुष में देखा, यहाँ मध्यम पुरुष में देखिए वही सारी विभक्तियाँ दी हुई हैं, लेकिन एक वचन में क्या हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ, आपको शायद हो रही होगी, लीजिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। देखिए कर्ता में एक वचन में क्या हो जाएगा, कर्ता में हो जाएगा तू, तूने, तुम, तुमसे। कर में हो जाएगा तुम, तुझको, तुम, तुम्हें, तुमको। करण में क्या हो जाएगा, मुझे, मेरे, द्वारा। ये एक वचन में होगा। और बहुवचन में क्या हो जाएगा, तुमसे, तुम्हारे, द्वारा। संप्रदान में क्या हो जाएगा, तुझको, मेरे लिए। और बहुवचन में क्या हो जाएगा, तुमको, तुम्हारे लिए। अपादान में क्या हो जाएगा, मुझसे। और बहुवचन में क्या हो जाएगा, तुमसे। और संबंध में क्या हो जाएगा, तेरा, तेरी, तेरे। और बहुवचन में क्या हो जाएगा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अब एक है अधिकरण। अधिकरण में जानते हैं ना, में पर जिसका क्या होता है, चिन्ह होता है। तो इसमें हो जाएगा तुझ में। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, तुम में, तुम पर। तो इसी तरह हम देखेंगे एक और पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम के बाद क्या आता है, अन्य पुरुष। जहाँ अन्य पुरुष में मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ कई लोग हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे कईयों के लिए प्रयोग हो जाएगा, सिर्फ अकेले के लिए नहीं होगा। तो देखिए कर्ता में क्या होगा, कर्ता में वह, उसने एक वचन में, वे, उन्हें बहुवचन में। कर्म में उसे, उसको एक वचन में, उन्हें, उनको बहुवचन में। करण में उनसे, उनके, द्वारा। देखिए करण उनके द्वारा, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन में उनसे, उनके द्वारा। ठीक है, संप्रदान में उसको, उसे, उसके लिए। और वहीं पे बहुवचन में क्या प्रयोग होगा, उनको, उन्हें, उनके लिए। अपादान में उससे और बहुवचन में उनसे। संबंध में उनका, उसकी, उसके और बहुवचन में उनका, उसकी, उनके। अधिकरण में उसमें, उसमें, उस पर, क्योंकि अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में पर। और जो है क्या बोलते हैं कि अधिकरण कारक में पर चिन्ह होता है, बहुवचन में क्या हो जाएगा, उनमें, उन पर। तो ये रहा आपका सर्वनाम का पूरा लेसन। आप इसे ध्यान से पढ़िए और आपको 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके पढ़िएगा तो आपको ये लेसन पूरी तरह याद हो जाएगा। और इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जिसमें आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर होंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिए ताकि आपको सर्वनाम की पूरी जानकारी हो जाए। उसके बाद आप जो है प्रश्न उत्तर अभ्यास करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अब हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।